नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार आज फिर जेपीएससी पेपर 2 के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इस बार करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे, जो कि जब तक एग्जामिनेशन का डेट नहीं आता है तो करंट अफेयर्स कब से पढ़ना चाहिए इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। लेकिन फिर भी अभी वर्तमान में इस महीने से या पिछले महीने से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हम लोग उसको भी साथ में लेके चलेंगे। तो इस बार 4-5 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको मैंने करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। और जितने भी प्रश्न हम लोग यहाँ पे करते हैं उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरा प्रयास होगा कि मैं उसका जवाब आप लोगों के सामने जरूर रखूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये झारखंड से संबंधित करंट अफेयर्स तो नहीं है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई है कि हिंदी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली तीसरी भाषा बन गई है और अंग्रेजी पहले स्थान पे है और मंदारिन दूसरे स्थान पे है। तो अंग्रेजी को छोड़ देते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जानने वाली है कि वो कौन सी संस्था है जो यह जांच करती है या इस चीज़ का सर्वे करती है कि सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है, कहाँ पे कौन सी भाषा है। तो इस बात को थोड़ा सा इसको आप वीडियो को पॉज करके जूम करके ज़रूर पढ़ लेंगे। वर्तमान में बस इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इस पेपर में दिया हुआ है। ये प्रभात खबर का क्लिपिंग है 13 दिसंबर का, जिसे मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लेकर के आया है। अगला है कि नगर उंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय के गठन को मुख्यमंत्री की स्वीकृति, कैबिनेट से ये पास हो गया है। तो नगर उंटारी में अनुमंडलीय न्यायालय बनेगा। इसमें एक प्रश्न और छुपा हुआ है कि नगर उंटारी कौन से जिले का एक ब्लॉक है या कौन से जिले का एक डिवीजन है। तो इसे आप जूम करके वीडियो को पॉज करके पढ़ के और अपने कॉपी में कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है कि भुइयां जाति की 10 उपजाति अनुसूचित जाति में शामिल होगी। तो इम्पोर्टेंट है ये याद रखिएगा कि भुइयां जाति की 10 उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा रहा है। दैट मीन्स कि दे विल बी नोन एज शेड्यूल कास्ट, नॉट शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, अनुसूचित जनजाति नहीं। तो 10 उपजातियां कौन कौन सी हैं? क्षत्रिय, पाइक, खंडित पाइक, कोटवार, प्रधान, माझी, देहरी क्षत्रिय, खंडित भुइयां और गहारी या गहरी। इसके साथ एक चीज और छुपा हुआ है इसमें क्वेश्चन कि ये जो भुइयां जाति की 10 उपजातियों को जो अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए रिसर्च किसने किया, वो कौन सी संस्था है? तो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, जो रांची के मोरवादी मैदान के पास अवस्थित है। और जो अगला करंट अफेयर्स जुड़ा हुआ है वो इसी संस्थान के निदेशक को एक सम्मान मिला है, उससे है। तो कम से कम इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखिएगा कि रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण संस्थान और रामदयाल मुंडा कौन थे, इनके बारे में इसी एक चीज में 3-3 प्रश्न छुपे हुए हैं। नेक्स्ट है कि नेतरहाट से इको टूरिज्म की शुरुआत की जा रही है। अब इको टूरिज्म क्या है इसके बारे में आप इसमें पढ़ सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके जूम करके नेतरहाट किस डिस्ट्रिक्ट में है ये जान लेना है। और नेतरहाट के बारे में अगर और एक दो फैक्ट्स आपके पास हो जो कि झारखंड से संबंधित है तो वो होगा ही होगा, तो आप इसे भी जान लेंगे। मैं इनके बारे में बात कर रहा था। 2016 में जेपीएससी का जो पीटी हुआ था 6th जेपीएससी, तो इनका एक लिखा हुआ किताब गायब होता हुआ देश को भी इस पे प्रश्न आया था कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये रणेंद्र जी हैं जो पूर्व में जेपीएससी के सचिव भी थे प्रभार में, अभी डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान के निदेशक हैं।
बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत सारे इनको सम्मान मिल चुका है। तो इसमें दो चीज़ जानने को है कि श्रीलाल शुक्ल सम्मान इनको दिया गया है। तो श्रीलाल शुक्ल कौन थे? श्रीलाल शुक्ल, अगर कोई हिंदी के पत्रकार होंगे तो शायद ही ऐसे होंगे जो श्रीलाल शुक्ल को नहीं जानते हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताब राग दरबारी, कभी मौका मिले तो उसे पढ़िएगा। एक ब्यूरोक्रेट्स थे, यूपी के थे, उन्हीं के द्वारा ये किताब राग दरबारी लिखा गया था। और जब उनकी देहांत हो गई तो उनके नाम पे ये सम्मान शुरू किया गया है कथाकारों के लिए। तो डॉक्टर अनिंद्र को यह पुरस्कार जो दिया गया है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ठीक है। तो इसमें भी दो तीन प्रश्न है कि डॉक्टर अनिंद्र की किस किताब को दिया गया। एक प्रश्न आता है कि श्रीलाल शुक्ल सम्मान को स्पॉन्सरशिप यानी कि पैसा कौन दे करके ये सम्मान करवाता है, और डॉक्टर अनिंद्र किस संस्थान के निदेशक हैं। तो इतने सारे प्रश्न एक प्रश्न में छुपे होते हैं। तो कृपया आप केवल यह पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाइए कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कथाकार अनिंद्र को श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान मिला। तो इसके पीछे कुछ प्रश्न होते हैं, उसे समझिए, क्योंकि आयोग कभी कभी इस तरह के प्रश्नों को अपने पास लाता है और उस समय हम लोग को कठिनाई होती है समझने में कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। यहाँ पे पूरा फैक्ट्स दिया हुआ है कि रणेंद्र को कौन कौन सी किताब उन्होंने लिखी है, उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है, और श्रीलाल शुक्ल स्मृति सम्मान किसको किसको अभी तक मिल चुका है। जैसे स्वर्गीय विद्यासागर नौटियाल, शेखर जोशी, संजीव मिथिलेश्वर, अष्टभुजा शुक्ल, कमलाकांत त्रिपाठी, रामदेव धुरंधर, रामधारी सिंह दिनकर, महेश कटारे। तो आप समझ सकते हैं कि अपने झारखंड में एक ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं जिनके पुस्तक को या जिनके लेखनी पे यह सम्मान मिला है। यह सम्मान पूर्व में रामधारी सिंह दिनकर जैसे हिंदी के प्रख्यात लेखक को भी मिल चुका है। तो इस प्रश्न को ध्यान से और याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं 2016 में भी इन पे एक प्रश्न आई थी जेपीएससी का। अगर आपके पास उस समय का प्रश्न होगा, नहीं तो यूट्यूब पे और नेट पे ये प्रश्न उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। एक और झारखंड के सम्मान की बात है कि कवित्री वंदना टेटे को शैलप्रिया स्मृति सम्मान। तो फिर इस प्रश्न में भी दो तीन प्रश्न छुपा हुआ है कि ये शैलप्रिया कौन थी जिनके नाम पे ये स्मृति सम्मान दिया जा रहा है, और वंदना टेटे को उनके किस लेखनी पर यह सम्मान दिया गया है। तो आप इसे भी अपने बुक में या कॉपी में जहां भी होगा आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब अपने मूल प्रश्नों पे आते हैं जो जेपीएससी पेपर 2 से संबंधित है। पहला प्रश्न है, किस जनजाति से जंगल गीत वीर सरेज जुड़ा हुआ है? ऑप्शंस है संथाल, मुंडा, हो और उरांव। जंगल गीत का तात्पर्य है कि जब वो शिकार के लिए जाते हैं तो वहाँ इस तरह के गीत को गाते हुए जाते हैं, जिसे वीर सरेज कहा गया है। किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? और इसका सही आंसर है ए, संथाल। अगला प्रश्न है, आरंदी, जिसे विवाह गीत के नाम से जाना जाता है, किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? आरंदी को कहीं कहीं भी औरंदी भी लिखा हुआ है। तो पुस्तकों के अध्ययन में इस तरह की त्रुटि को आप समझना पड़ेगा खुद से कि आरंदी और औरंदी एक ही होगा। ऑप्शन है अपने पास ए संथाल, बी मुंडा, सी हो, डी उरांव। और इसका सही आंसर है बी, मुंडा। नया अन्न खाने के अवसर पे हेरो नामक एक गीत गाया जाता है, तो वो किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है? ठीक है, हेरो नया अन्न खाने के अवसर पर जो गीत है किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन है ए संथाल, बी मुंडा, सी हो, डी उरांव। और इसका सही आंसर है सी, हो।
निम्न में से किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है झारखंड से संबंधित किसी न किसी एग्जाम में। एक तारा, बी बुआंग, सी धमसा, डी केंद्री। और इसका सही आंसर है डी केंद्री। निम्न में से कौन तार यंत्र है? तो ये जो जेपीएससी के सिलेबस को आप देखेंगे तो वहाँ जो संगीत के बारे में दिया हुआ है, तो एक बजाने वाले होते हैं यंत्र, एक पीटने वाले होते हैं। उसमें से कौन सा तार का है, कौन सा मुंह से बजाया जाता है, कौन पीट के बजाया जाता है, इस तरह के कैटेगराइज किया गया है। उसी में से ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन तार यंत्र है? ए बनम, बी केदरा, सी मुआंड या डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ए बनम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य संतान के जन्म के अवसर पर किया जाता है? इसमें किसी जनजाति का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ए नचनी, बी नटुआ, सी पवरिया, डी जतुर। और इसका सही आंसर है सी पवरिया। निम्न में से कौन सा नृत्य जनजाति द्वारा बलि के समय किया जाता है? यहाँ पे किसी जनजाति का उल्लेख नहीं है, ठीक है, कि किस जनजाति के द्वारा बलि के समय किया जाता है। अपने ऑप्शंस में है ए पाइका, बी जदूरा, सी जतुर, डी बोंगा। एक्चुअली ये जो बलि के समय जो नृत्य की बात है वो हो जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो हो जनजाति बलि के समय कौन सा नृत्य करते हैं? इसका सही आंसर है डी बोंगा। पहली बार छऊ नृत्य का प्रदर्शन किस वर्ष विदेश में माना जाता है? तात्पर्य प्रश्न का है कि छऊ नृत्य पहली बार विदेश में किस वर्ष किया गया था। ऑप्शंस है ए 1945, बी 1938, सी 1932 या डी 1943। इसका सही आंसर है बी 1938। रामगढ़ के किस राजा द्वारा इचाक का किला का निर्माण करवाया गया था? ऑप्शंस है ए तेज सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी त्रिलोचन सिंह या डी शाहवराय। और इसका सही आंसर है ए तेज सिंह। ठीक है, तो एक प्रश्न इसमें ऑटोमेटिकली हिडन है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि इचाक के किला का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो तेज सिंह। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तेज सिंह द्वारा इचाक के किला का निर्माण करवाया गया था, वो किस राज्य के राजा थे? तो रामगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नागवंशी राजा द्वारा अपनी राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई थी? ऑप्शंस है जदुनाथ शाह, जगन्नाथ शाह, छत्रकरण राय और जगनंद राय। एक प्रश्न इसमें भी हिडन है, तो आप ध्यान रखिएगा कि खैर पहले इसका ऑप्शन। और इसका सही आंसर है ए जदुनाथ शाह। तो इसमें एक चीज नोट करने वाली है कि जदुनाथ शाह नागवंशी राजाओं के क्रम में कौन से क्रम के राजा थे। अगला प्रश्न है, गढ़वा स्थित बंशीधर मंदिर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस हैं 1972, बी 1810, सी 1868 1868, डी 1880। इसका सही आंसर है
डी 1880। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान को छोटा नागपुर का हल्दी घाटी की संज्ञा दी जाती है? ये प्रश्न पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। ए नगर उटारी, बी कोराम्बे, सी राजडेरा या डी कसमार। इसका सही आंसर है बी कोराम्बे। झारखंड में डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष से लागू है? अर्थात कि डायन के संबंध में, यानी किसी महिला को या पुरुष को आप डायन कह के संबोधित करते हैं और उसके साथ दुराचार करते हैं, उसके निवारण हेतु ये अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000, बी 2001, सी 2002, डी 2003। इसका सही आंसर है बी 2001। अर्दी गीत किस अवसर पर गाया जाता है और किस जनजाति में है, ये इस प्रश्न में नहीं है। ऑप्शंस हैं विवाह, बी जन्मोत्सव, सी सुंदरता का वर्णन या डी नृत्य। इसका सही आंसर है ए विवाह। नटुआ गीत किस अवसर पर गाया जाता है? ए जन्मोत्सव, बी सुंदरता का वर्णन, सी नृत्य या डी विवाह। और इसका सही आंसर है सी नृत्य। साहेबगंज स्थित उधवा झील, उदयवा लिखा गया है तो इसको उधवा समझेंगे आप। साहेबगंज स्थित उधवा झील पक्षी विहार की स्थापना कब हुई थी? साहेबगंज में उधवा झील पक्षी विहार। ऑप्शंस हैं ए 1978, बी 1987, सी 1991 या डी 1992। इसका सही आंसर है सी 1991। कोडरमा स्थित गौतम बुद्ध अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिला में अवस्थित है। ऑप्शंस है 1976, बी 1978, सी 1982 या डी 1987। इसका सही आंसर है ए 1976। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976, बी 1978, सी 1982 या डी 1987। तो कोडरमा और हजारीबाग एक ही समय हुआ था, तो ये इसका भी आंसर ए 1976 होगा। बिरसा जैविक उद्यान जो रांची में है की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं ए 1985, बी 1954, सी 1942 या डी 1978। और इसका सही आंसर है बी 1954। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर अगली बार वीडियो में आएंगे झारखंड के कुछ प्रश्नों को लेके। तब तक आप सीएनटी और एसपीटी एक्ट पढ़ते रहिए, क्योंकि 2 वीडियो के बाद सीएनटी और एसपी एक्ट पे कुछ प्रश्न आएंगे। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आप उसे पढ़ के रखिए, ताकि उसे आपको समझने में और आंसर करने में सुविधा होगी। तो आज के लिए इतना ही। काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ।